जनजातियों के सेगमेंट में आज भारत की हम एक ऐसी जनजाति के बारे में बताएंगे जिसका एक लंबा इतिहास रहा है, जिस जनजाति में बड़े बड़े राजा हुए हैं। ये आज भारत वर्तमान में भी ये दुनिया की ये प्रमुख चित्रकार जातियों में यानी प्रमुख आर्टिस्ट जाति मानी जाती है। इनकी कला और इनकी जो क्राफ्ट है यानी हैंडीक्राफ्ट है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो आज हम जिस जनजाति की चर्चा करेंगे वो गोंड जनजाति की चर्चा करेंगे। जो गोंड जनजाति है, अगर देखा जाए तो गोंड जनजाति भील के बाद भारत में पाई जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। यानी जो इनकी संख्या है भील जनजाति के बाद दूसरी सबसे बड़ी संख्या है गोंडों की। गोंड जनजाति के लोग मुख्यतः मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। मुख्य रूप से जो इनका निवास स्थान है वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश है। इसके अलावा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भी थोड़ी बहुत मात्रा में ये पाए जाते हैं। गोंड जनजाति का संबंध द्रविड़ प्रजाति से है, जो साउथ इंडियन प्रजातियां हैं द्रविड़ प्रजाति से है। और गोंड लोग मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन का कार्य करते हैं। और हम आपको बता दें गोंड लोग जो होते हैं ये बहुत अच्छे चित्रकार होते हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, जिनकी चर्चा देश और विदेश में होती है, जिसकी चर्चा हम आप लोग से करेंगे। थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लें गोंड जनजातियों का जो भौगोलिक वितरण है, यानी ये कहाँ पे पाए जाते हैं, इनके क्षेत्रों की चर्चा एक बार हम आप लोग से पहले कर लेते हैं। तो गोंड जनजाति, जैसा हम आप लोग को बताएं कि गोंड जनजाति जो है ये मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इसके अलावा अन्य किन क्षेत्रों में पाई जाती है उसको भी हम आप लोग से बताते हैं। तो गोंड जनजाति का जो पाई जाती है ये मुख्य रूप से मध्य भारत में पाई जाती है। इसका जो निवास स्थान वाले क्षेत्र है इसको हम लोग गोंडवाना क्षेत्र भी कहा जाता है। इन जनजातियों के नाम पर ही हम उसको गोंडवाना क्षेत्र भी कहते हैं। प्राचीन काल में ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र था वो गोंडवाना क्षेत्र कहलाता था। जैसे हम लोग कह सकते हैं मध्य प्रदेश में जो मंडला है, डिंडोरी, बालाघाट ये सब ज़िले हैं। छत्तीसगढ़ में अगर हम लोग देखा जाए बस्तर है। महाराष्ट्र में गोंडिया जिला में अगर आप लोग जाएंगे, या उड़ीसा के क्योंझर, कालाहांडी क्षेत्र में जाएंगे। उत्तर प्रदेश में भी थोड़ा बहुत ये मिलती हैं, जैसे सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, ललितपुर में बहुत थोड़ी संख्या में गोंड जनजातियाँ मिलती हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जो अलीदाबाद क्षेत्र है यहाँ पर भी ये जनजातियाँ मिलेंगी, लेकिन मुख्य रूप से आपको छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मिलेंगी। अधिकांश जो गोंड होते हैं, गोंड जनजाति जो लोग होते हैं, ये जो वन वाले क्षेत्र होते हैं यानी जो वनाच्छादित क्षेत्र है या पर्वतीय क्षेत्र है या पठारी क्षेत्र है, अक्सर ये दुर्गम क्षेत्रों में ही ऐसे ही क्षेत्रों में रहते हैं। जैसे जो हमारे यहाँ का सतपुड़ा पर्वत है, बिंद पर्वत पर्वतमालाएँ हैं, मैकाल पर्वत है या दक्कन पठार है, ये जो बस्तर का जंगली वाला एरिया है, यहाँ पर आपको ये जनजातियाँ जंगली वाले क्षेत्र में ये ज़्यादा मिलेंगी। नदियाँ देखा जाए कि नदियों के बीच में अगर ये मिलते हैं, नर्मदा, इंद्रावती, गोदावरी और महानदी के किनारे पे अगर गोंडों को देखी जाए तो प्राचीन आपको बस्तियाँ मिल जाएंगी अगर भारत में आप लोग जाते हैं। गोंड लोग घने जंगलों, पहाड़ियों, नदी घाटियों में अपनी पारंपरिक जो बस्तियाँ होती हैं यही बनाते हैं। नदी के किनारे, पहाड़ों पे, जंगलों में। जंगल, जल और जो ज़मीन है इनके आर्थिक जीवन का आधार है। जंगल, जल और ज़मीन इनके जीवन का आधार है, इसलिए ये लोग वन्य या पर्वतीय इलाकों को ही प्राथमिकता देते हैं। जहाँ ज़्यादा जीव जंतु, जहाँ ज़्यादा पे पर्वतीय क्षेत्र है या जहाँ पे जंगली क्षेत्र है वहाँ पे लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। ये तो गोंड जनजातियों की हम देखा जाए सामाजिक स्थिति कैसा है, सामाजिक जीवन कैसा है, थोड़ी चर्चा हम लोग कर लें। तो संयुक्त परिवार पाया जाता है। 3-4 पीढ़ियों का परिवार एक ही साथ रहता है। तो संयुक्त परिवार एक बड़ा परिवार पाया जाता है। परिवार का जो मुखिया होता है, जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है, वही परिवार का मुखिया होता है। लेकिन महिलाओं को, खास बात देखिएगा, महिलाओं के राय को महत्व दिया जाता है, यानी महिलाओं की वैल्यू यहाँ पे गोंड समाज में बहुत ज़्यादा है। यद्यपि ये लोग पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं हैं, जंगलों में रहते हैं, समाज से इनका बहुत ज़्यादा लगाव नहीं है अन्य समाज से, लेकिन महिलाओं को वैल्यू यहाँ पे बहुत ज़्यादा दी जाती है। गोंड समाज में कुल या गोत्र आधारित होता है इसमें, और हर कुल का एक प्रतीक होता है जिसको ये लोग टोटम बोलते हैं, उनका प्रतीक होता है। जैसे वो कई इसमें जनजातियाँ पाई जाती हैं, कई उपवर्ग पाए जाते हैं, हम आप लोगों को भी आगे बताएंगे। जैसे किसी का बाघ है, कछुआ है, मोर है, सर्प है, तो इनका हर कुल का क्या होता है, एक प्रतीक होता है। जो एक गोत्र के गोंड लोग होते हैं ये आपस में विवाह नहीं करते हैं, और इसी को क्या बोला जाता है, टोटोमिक नियम कहा जाता है। एक गोत्र के लोग आपस में शादी नहीं करते हैं, और इसमें सहमति से भी विवाह होता है और प्रेम विवाह दोनों होता है, दोनों को मान्यता दी जाती है। और यहाँ पे जो कहा जाता है, जो विवाह होता है बहुत उदार है, किसी प्रकार का ज़्यादा रोक नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई व्यक्ति शादी कर सकता है। दहेज प्रथा लगभग नहीं पाई जाती है, लेकिन वर पक्ष, ध्यान दीजिएगा, वर पक्ष वधू पक्ष को कुछ लगान या वर दक्षिणा के रूप में कुछ दे सकता है, लेकिन वर पक्ष देगा वधू पक्ष को। प्रत्येक गांव या परगना में पंचायत होती है, जिसमें
पाटेल, ये जो मुखिया होता है, संचालित करता है। और छोटा बड़ा जितना भी विवाद होता है यही पाटेल निपटा देता है, यानी पंचायतों में इनका निपटारा हो जाता है और निपटारा इनका सबका हो जाता है। एक क्या होता है यहाँ पे गोटुल या देववाड़ी होता है, वहीं पे पंचायत होती है और वहीं पे सारा निपटारा हो जाता है। धार्मिक या सांस्कृतिक जीवन देखा जाए तो इनका धर्म देखा जाए प्रकृति पूजक होते हैं। उनके जो मुख्य देवता हैं वो फिरसा पेन है, इसके अलावा बूढ़ा देव हैं। इसके अलावा ये पूजा करते हैं सूर्य, चंद्रमा, पेड़, नदियों और पहाड़ों की पूजा करते हैं, यानी प्रकृति की पूजा लोग करते हैं। त्योहारों में देखा जाए तो इनके यहाँ कर्मा त्यौहार है, मड़ी त्यौहार है, हरियाली है, होली, दिवाली, ये सब त्यौहार ये लोग मनाते हैं। इसके अलावा नृत्य संगीत के बहुत शौकीन होते हैं। जो गोंड जनजाति के लोग होते हैं नृत्य और संगीत के बहुत शौकीन होते हैं, जैसे कर्मा नृत्य, रीना नृत्य, मंडई नृत्य और हरियाली नृत्य इनका विश्व प्रसिद्ध है, बहुत ज़्यादा फेमस है। तो नृत्य के प्रेमी होते हैं, जैसे कर्मा नृत्य, रीना नृत्य, मंडई नृत्य और हरियाली नृत्य इनका काफ़ी फेमस है पूरे दुनिया में। एक इनकी जो बहुत खास बात पाई जाती है वो घोटुल या गोटुल जिसको बोला जाता है। ये क्या होता है थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं। ये गोंड जनजातियों का एक बड़ा विचित्र हम लोग कह सकते हैं एक अनोखी प्रथा है जो गोटुल है या घोटुल है। ये गोंड समाज की अनोखी और युवा प्रशिक्षण या जो सामुदायिक शिक्षा व्यवस्था एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं जो गोटुल है या गोटुल है ये होता है। गोटुल का शाब्दिक अर्थ होता है युवाओं का घर। यह गांव के बीच में या गांव के किनारे लकड़ी, बांस, पत्तों या मिट्टी का खुला या अर्धखुला रूप से बना दिया जाता है। एक घर बनाया जाता है, सामान्यतः ये गांव के बाहर होता है। इसमें गांव के जो युवक और युवतियाँ होती हैं उनके द्वारा ये घर बनाया जाता है जो गोटुल होता है और उन्हीं के द्वारा ये बनाया जाता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है गोटुल का जो मुख्य उद्देश्य होता है इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है मुख्य कार्य होता है युवा पीढ़ी को सामाजिक और सांस्कृतिक शिक्षा देना। इस गोटुल के माध्यम से व्यवहार, शिष्टाचार, खेती, शिकार, नृत्य, संगीत, धर्म के बारे में बताना इस घोटुल के माध्यम से। घोटुल का जो जीवन होता है शाम ढलते ही गांव के जो अविवाहित युवक युवतियां होती हैं, जो यंग पीपल होते हैं गांव के जिनका शादी नहीं हुआ होता है, वो घोटुल में इकट्ठा होते हैं शाम ढलते ही और यहाँ पे सामूहिक नृत्य करते हैं, भोजन करते हैं, खेलते हैं, लोकगीतों के माध्यम से सीखते हैं। और यहाँ के जो बुजुर्ग गुरुजन होते हैं जिन्हें सिराहा कहा जाता है या मोठारी कहा जाता है, इन्हें परंपरागत ज्ञान, इतिहास, नैतिक शिक्षा इस प्रकार का देते हैं या किस प्रकार को इनको जीवन जीना है उसकी जानकारी इनको गोटुल में दी जाती है। इस प्रकार गोटुल को अगर हम लोग कह सकते हैं तो गोंडों का जो लोक विद्यालय है कहा जा सकता है, लोक विद्यालय इसको कहा जा सकता है जहाँ इनको हर प्रकार की शिक्षा दी जाती है। महिलाओं की स्थिति अगर हम लोग देखते हैं गोंड जनजातियों में तो गोंड समाज में महिलाओं को पारंपरिक रूप से सम्मान और स्वतंत्रता और सामाजिक भागीदारी का अधिकार प्राप्त है। इनको काफ़ी सम्मान मिलता है, स्वतंत्रता सब प्रकार की मिली है, सामाजिक भागीदारी, इनको किसी भी समाज में भी कोई कार्यक्रम होता है तो इनको बुलाया जाता है। यद्यपि समाज यहाँ का पितृसत्तात्मक है लेकिन महिलाओं को बराबरी का दर्जा देता है, चाहे खेती हो, चाहे जो वनोपज है, जैसे मान लो तेंदुपत्ता इकट्ठा करना, शहद इकट्ठा करना, वनों का कोई भी सामान इकट्ठा करना, मछली पकड़ना, पशुपालन में महिलाओं को बराबर अधिकार होता है। या कोई भी अगर कोई निर्णय होता है समाज का या कोई भी चीज़ें होती हैं तो महिलाओं की राय ली जाती है। महिलाएं में संयुक्त परिवार में केंद्रीय भूमिका निभाती हैं, बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। गोंड समाज में दहेज प्रथा नहीं है। लगान या वर दक्षिणा के रूप में वर पक्ष को वधू पक्ष को उपहार देना पड़ता है थोड़ा बहुत। पुनर्विवाह और तलाक को समाज मान्यता देता है, आसानी से एक्सेप्ट कर लिया जाता है। प्रेम विवाह, सहमति विवाह दोनों को स्वीकार किया जाता है, दोनों को मान्यता यहाँ पे है। वर्तमान में जो आधुनिक शिक्षा तथा पंचायत अधिकार मिलने से महिलाओं की स्थिति में और काफ़ी सुधार हुआ। आधुनिक शिक्षाएं ये प्राप्त कर रही हैं और पंचायतों में हम लोग जैसा जानते हैं कि आरक्षण की वजह से इनको काफ़ी पंचायतों में या लोकसभा और विधानसभाओं में भी इनको अवसर आजकल दिया जा रहा है। यदि आर्थिक क्रियाकलाप को देखा जाए, आर्थिक व्यवसाय देखा जाए तो पारंपरिक जो जीवन इनका है यह प्राकृतिक संसाधनों पे निर्भर है तथा कृषि पर आधारित है। कृषि में ये जो कृषि है आजीविका का इनका सबसे बड़ा साधन है। पहले लोग झूमिंग कृषि करते थे। झूमिंग कृषि का मतलब होता है जंगल को काट दीजिए और फिर उस पर खेती करिए परंपरागत तरीके से। जब उसकी उर्वरा शक्ति ख़त्म हो जाए तो फिर दूसरा क्षेत्र का जंगल जला दीजिए और खेती करिए। वर्तमान में ये लोग क्या कहते हैं, अस्थाई खेती करते हैं क्योंकि झूमिंग कृषि पे सरकार ने रोक लगा दी है। मुख्य फसल ये लोग धान उगाते हैं जो वर्षा आधारित है। इसके अलावा मोटे अनाजों की खेती ज़्यादा करते हैं, जैसे मक्का का, कोदो का, ज्वार का, बाजरा का खेती ज़्यादा करते हैं। दालों में अरहर का, उड़द, मसूर का। इसके अलावा फल सब्जियों की खेती ये लोग करते हैं।
वनोज जो वनोपज संग्रह है, यानी फॉरेस्ट जो प्रोड्यूस है, यानी वनों, चूँकि जंगल वाले क्षेत्र में ये लोग रहते हैं तो जंगलों से ये लोग बहुत सी चीज़ों को ये लोग प्राप्त करते हैं। वनों से जो लोग चीज़ें प्राप्त करते हैं, जैसे महुआ और फल से जो बीज प्राप्त करते हैं, इससे खाने का तेल और चीज़ें प्राप्त करते हैं। स्थानीय स्तर पे इसे शराब बनाते हैं, जो महुआ इकट्ठा करते हैं। तेंदू पत्ता इकट्ठा करते हैं, ये बीड़ी बनाए जाने के लिए बेचते हैं इसको। इसके अलावा लाख, गोंद, शहद, जड़ी बूटी, जंगली फल, ये घरेलू उपयोग के लिए और कुछ बेचने के लिए ये लोग इकट्ठा करते हैं। लकड़ी और बांस के घरेलू वस्तुएं भी बनाते हैं, इसको बेचते भी हैं ये लोग। तो वनों से इनकी निर्भरता बहुत ज़्यादा है। मुख्य रूप से ये जंगल वाले क्षेत्र में रहते हैं तो वनों से विभिन्न प्रकार के पदार्थ को प्राप्त करते हैं। कुछ तो ज़्यादातर ये लोग अपने खाने के रूप में यूज करते हैं और कुछ को ये लोग बेचते हैं, यानी व्यापार भी करते हैं इसका। इसके अलावा जो ये लोग पशुपालन का कार्य करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री का भी काम करते हैं, जैसे बैल पालते हैं। बैलों से ही मुख्य रूप से आजकल खेती करते हैं। गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी आदि का पालन करते हैं। खेती की जो जुताई करते हैं मुख्य रूप से बैलों से ही ये लोग करते हैं। इसके अलावा दूध, मांस के लिए भी ये लोग पशुपालन करते हैं। मजदूरी का कार्य भी आजकल कर रहे हैं, जैसे लकड़ी काटने का कार्य, सड़क निर्माण में, खदान में, ईंट के भट्ठों पर भी ये लोग काम करते हैं। इसके अलावा शिकार करना, मछली पकड़ने का कार्य भी ये लोग करते हैं। यानी जो पिछड़ी अवस्था में अभी काफ़ी जो होता है, जो निम्न स्तर के कार्य हैं ये लोग करते हैं, जो छोटे मोटे कार्य हैं उसको करते हैं। गोंड जनजाति की जो हस्तकला जिसको हम लोग बोलते हैं, या जो इनका जो चित्रकला है, पेंटिंग है, बहुत ज़्यादा फेमस है। यानी हैंडीक्राफ्ट और जो पेंटिंग है विश्व प्रसिद्ध है। इनकी जो गोंड जनजातियाँ हैं, इनकी जो हैंडीक्राफ्ट या जो चित्रकला है पूरे दुनिया में इनकी प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। इनकी कला न केवल सजावट का माध्यम है बल्कि अगर हम लोग देखते हैं तो धार्मिक आस्था, लोक कथाओं और प्रकृति प्रेम को भी दर्शाती है। तो इनकी कला बहुत ही ज़्यादा फेमस होती है। गोंड जो समाज की हस्तकलाएं मुख्यतः जो हैंडीक्राफ्ट है वन से प्राप्त प्राकृतिक संसाधनों से तैयार होती है, जैसे बांस से, लकड़ी से, जो टोकरियाँ, चटाइयाँ, झाड़ू, टोकरियाँ, पंखे, मछली पकड़ने के लिए जाल, लकड़ी से बने खिलौने और घरेलू औजार और पूजा सामग्री का निर्माण ये लोग करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। इसके अलावा जो धातु जो आभूषण का निर्माण करते हैं, जैसे चांदी से, तांबे से, ये गले के हार, बाजूबंद, पायल, और ये पुरुष और महिलाएं दोनों पहनते हैं, तो इसका निर्माण ये लोग करते हैं। इसी के अलावा मिट्टी और पत्थर की वस्तुएं बनाते हैं, जैसे बर्तन, पूजा के लिए दीपक, खिलौने, पत्थर से मूर्तियाँ और सजावटी वस्तुएं बनाते हैं। हर प्रकार के वस्तु के प्रतीक होते हैं, ये प्राकृतिक प्रतीक होते हैं, जैसे पत्ती, फूल, जानवर, सूर्य, चंद्रमा, मछली, और जो ये रंगाई का कार्य करते हैं, ये जंगल से मिले प्राकृतिक रंगों का उपयोग करते हैं। जो गोंड चित्रकला है, पेंटिंग है, गोंड जो आर्ट को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली हुई है। और इसकी उत्पत्ति और परंपरा देखा जाए तो मूल रूप से अगर देखा जाए तो यहाँ की जो चित्रकला है ये घर की दीवारों, झोपड़ियों और मिट्टी के फर्श पर की जाती थी। शुभ अवसरों पर, त्योहारों पर या धार्मिक अनुष्ठानों पर दीवारों पर सजाने के लिए यहाँ पे प्रथा थी, चित्रकारी ये लोग करते थे। और चित्रों में जो होती थी, चित्रों जो इनकी चित्रकारिता की जो मेन पहचान होती थी, एक इनका लोक विश्वास था कि चित्रों से जो बुरी आत्माएं हों वो दूर होती हैं और घरों में समृद्धि आती है, तो ये लोग बनाते थे। लेकिन वर्तमान में ये लोग क्या करते हैं, इनकी जो चित्रकारिता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी काफ़ी इनकी तो पहचान मिली हुई है। और विषय वस्तु क्या होता था, पेड़, पहाड़, सूर्य, चंद्रमा, बाघ, मोर, सांप, हिरन, इन सबको बनाते थे। इसके अलावा यह नृत्य करते हुए व्यक्ति, शिकार करते हुए, कृषि का दृश्य या लोक परंपरा पे ये लोग चित्र ज़्यादा बनाते थे। अगर यहाँ के प्रमुख कलाकारों की बात किया जाए जो विश्व प्रसिद्ध हैं, जंगल सिंह श्याम, भूरी बाई, दुर्गा बाई, ये राम सिंह उरांव जैसे कलाकार हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इस कला को पहुंचाया है और काफ़ी इनकी प्रसिद्धि मिली हुई है। जैसे यूरोप, यूएसए, जापान, अन्य देशों में इनकी कला या इनकी जो पेंटिंग है ये दिखाई जाती है, या हैंडक्राफ्ट है। तो इन्होंने यहाँ की चित्रकारिता को, पेंटिंग को पूरे वर्ल्ड में पहचान दिलाई है। एक बार मैं पुनः नाम बता दूँ, जंगल सिंह श्याम, भूरी बाई, दुर्गा बाई या राम सिंह उरांव, ये काफ़ी फेमस पेंटर हैं। वर्तमान में ये लोग कैनवास, कागज़, लकड़ी आदि का भी प्रयोग करने लगे हैं पेंटिंग बनाने में। अब थोड़ा सा चर्चा हम लोग कर लें गोंड जनजातियों के इतिहास की, हिस्ट्री की चर्चा कर लिया जाए तो गोंड जनजाति को अगर हम लोग देखा जाए तो ईसा मसीह के हज़ारों साल पहले से ये लोग मध्य भारत के घने जो जंगल थे उसमें रहते थे, यानी ईसा पूर्व से भी इनका उल्लेख मिलता है।
तथा गोंड जनजाति का नाम का जो संस्कृत साहित्य का अगर उल्लेख देखा जाए गोंडों के नाम का, तो हमारे संस्कृत जो साहित्य है या पुराण है उसमें भी इनके उल्लेख मिलते हैं। इसके अलावा जो मध्यकालीन हमारे अभिलेख हैं उनमें भी इनका मिलता है, उल्लेख मिलता है। इन्हें कभी कभी निषाद या जो किरात जैसी आदिवासी जनजातियां थीं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स थी, उससे जोड़ा जाता है। और हम लोग देखते हैं 16वीं और 18वीं सदी में देखते हैं तो इनका स्वर्ण काल माना जाता है, गोंडों का स्वर्ण काल माना जाता है, गोल्डन पीरियड माना जाता है, जब गोंडों ने कई स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की। जैसे हम आप लोग को कुछ राज्यों को बता सकते हैं, जैसे गढ़मंडला जो जबलपुर के आसपास का क्षेत्र है, रानी दुर्गावती यहाँ की शासिका थी, ये सबसे शक्तिशाली राज्य था। देवगढ़ जो छत्तीसगढ़ में है, यहाँ के राजा हृदय शाह थे। एक चांदा जो महाराष्ट्र में राज्य था, इसके कन्हौजी और बक्सा शाह राजा हुए, काफ़ी फेमस राजा हुए। एक खेरता है, ये बैतूल यानी मध्य प्रदेश में, इसके नरहर शाह राजा हुए। इसमें अगर हम लोग चर्चा रानी दुर्गावती का हम लोगों ने काफ़ी सुना होगा कि जो रानी जो दुर्गावती थी, इनको गोंडों की झांसी की रानी कहा जाता है। और कहा जाता है कि अकबर की सेना से युद्ध करते हुए शहीद हुई थी, यानी अकबर की सेना से इन्होंने युद्ध किया था और इन्होंने सरेंडर नहीं किया था, अपने राज्य को अकबर के अधीन नहीं किया था, और अकबर से युद्ध करते हुए अकबर की सेना से इनका देहांत हुआ था, ये शहीद हुई थी। ब्रिटिश काल में अगर हम लोग देखते हैं तो गोंडों ने कई विद्रोह किया, कई बार विद्रोह किया। जैसे 1919-20 में, 1942 में या 1867 में अंग्रेज़ों के विरुद्ध इन्होंने विद्रोह किया। जब जंगलों के नए नियम बनाए गवर्नमेंट ने, जब बनाई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, तो उसके खिलाफ भी इन्होंने विद्रोह किया। अगर स्वतंत्र भारत में गोंडों को देखा जाए तो अनुसूचित जनजाति का दर्जा हमारे यहाँ दिया गया है, विशेष अधिकार दिए गए हैं। और लगभग देखा जाए वर्तमान में तो 1 करोड़ से अधिक संख्या हमारे यहाँ गोंडों की है, भारत में गोंडों की है, मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। और भील के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी जनजाति भारत की है। एक थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर दें कि गोंडों की उपजातियाँ हैं। गोंडों में कहा जाता है 18 से अधिक उप जातियाँ हैं, यानी कई जातियाँ गोंडों में पाई जाती हैं। जैसे राजगोंड हैं, प्रधान हैं, ढोली हैं, ददबे हैं, मुरिया हैं, मारिया हैं, फटरा हैं आदि कई इसमें उपवर्ग पाए जाते हैं, यानी गोंड जनजातियों में भी कई जातियाँ हैं। इसमें अगर हम लोग देखें जो राजगोंड होते हैं ये सर्वोच्च होते हैं, और जो अधिकतर राजगोंड होते हैं ये जमींदार होते हैं, भूस्वामी होते हैं, और बाकी लोग का ज़्यादा महत्व नहीं होता है गोंड जनजातियों में। तो गोंड जनजातियों में 18 लगभग उपजातियाँ पाई जाती हैं। यदि गोंडों के स्वभाव के बारे में देखा जाए तो ये वनवासी अनपढ़ हैं किंतु ईमानदार और सच्चे होते हैं, साहसी होते हैं लेकिन अपराध को आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। गोंड लोग अंधविश्वासी होते हैं, धर्म भीरू होते हैं, और ये काफ़ी देवी देवताओं को मानते हैं, जो इनके और काफ़ी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इसमें ज़्यादातर इनके जो प्रकृति से संबंधित देवता होते हैं, जैसे सूर्य देव हैं इनके जो प्रमुख देवता हैं, नारायण देव हैं, बड़ा देव हैं, ठाकुर देव हैं, घनश्याम देव है, तो ये कई देवता होते हैं। इसके अलावा ये जादू टोना में विश्वास करते, भूत प्रेत में, मृत आत्मा में भी काफ़ी विश्वास करते हैं। देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भेड़ बकरियों की बलि भी देते हैं। लेकिन एक खास बात ये होती है, गोंड जो लोग होते हैं नृत्य और संगीत प्रेमी होते हैं, मदिरा पान करते हैं, और उत्सवों पे ये लोग क्या होता है नृत्य गान करते हैं, मदिरा पान करते हैं, ताड़ी पीते हैं। तो एक तरीके से अंधविश्वासी होते हैं और काफ़ी अभी पिछड़ी अवस्था में है। गोंड जनजातियों में एक खास बात होती है, ये लोग गो मांस नहीं खाते हैं, और भोजन में ये लोग चावल मोटे अनाज का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, मक्का, कोदो, कुटकी ज़्यादा का उपयोग करते हैं। इसके अलावा कंदमूल फल खाते हैं या वनों से प्राप्त विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को लोग खाते हैं। मांसाहारी होते हैं लेकिन गो मांस से लोग नहीं खाते हैं। जो गृह इनका आवास होता है, स्थानीय रूप से जो उपलब्ध सामग्री होती है, खासकर घास फूस की झोपड़ियाँ बनाते हैं, लकड़ियों की ये लोग झोपड़ियाँ बनाते हैं। तो स्थानीय रूप से जो सामग्री होती है उसका ही ये लोग गृह का निर्माण करते हैं। कृषि कार्यों में जो ये लोग उपकरण उपयोग करते हैं उसमें हल है, कुदाल है, खुरपी है, हंसिया, साधारण जो होते हैं, जो यंत्र होते हैं, औजार होते हैं, उनका उपयोग करते हैं। और साधारण तरीके से ये लोग खेती करते हैं, यानी मशीनीकरण की खेती में नहीं हुआ। इसके अलावा शिकार के लिए धनुष बाण, कुल्हाड़ी, बांस के डंडे का ये लोग प्रयोग करते हैं, यानी परंपरागत रूप से ये शिकार का कार्य भी ये लोग करते हैं। गोंडों में एक खास बात यह है, इसमें जब कई जातियां पाई जाती हैं लेकिन सामाजिक भेदभाव नहीं है। यहाँ पे श्रम विभाजन है और सामाजिक भेदभाव नहीं है। समानता राजगोंड लोग ही होते हैं, बाकी जो कृषक होते हैं, बाकी कृषक होती हैं, मजदूर जनजातियाँ होती हैं जो इनकी सेवा करती है, लेकिन भेदभाव यहाँ पे नहीं है।
गोंड जनजातियों में सामान्यतः लोग एक ही विवाह करते हैं, लेकिन जो धनी लोग हैं, जो धनी जो खासकर राजगोंड हैं, एक से अधिक विवाह भी करते हैं। सामान्यतः इनके यहाँ एक विवाह का ही प्रचलन पाया जाता है गोंड जनजातियों में। गोंड जनजातियाँ नृत्य प्रेमी होती हैं। कोई भी अवसर होता है, शादी से लेकर या किसी भी त्यौहार होता है, तो इसमें लोग मदिरापान भी करते हैं और नृत्य करते हैं। कई प्रकार का ये लोग नृत्य गान करते हैं, नृत्य प्रेमी होते हैं जो गोंड जनजातियाँ होती हैं। तो इस प्रकार आज आप लोग को जो भारत की एक प्रमुख जनजाति गोंड के बारे में जानकारी दी गई। अक्सर आपसे क्वेश्चन आते हैं। ये जनजातियाँ हम एक बार पुनः बता दें, मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में रहती हैं। इनका कुछ विस्तार आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र और उड़ीसा में भी पाया जाता है। और ये कहा जाता है एक दौर में ये यहाँ की शासक प्रजातियाँ हुआ करती थी, लेकिन अंग्रेज़ों और इस्लाम के शासन के दौरान इनके राज्यों को छीना गया और बाद में ये लोग जंगली एरिया में चले गए। इनकी जो पेंटिंग है, ये कला प्रेमी होते हैं, इनकी जो पेंटिंग है वो विश्व प्रसिद्ध है, जो गोंड जनजातियों की पेंटिंग।